हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज हम अपने आदरणीय सत संप्रदाय रत्न गुरुदेव चरण कमल का साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि संसार में जिस प्रकार से हमारे गुरु जी एक विभूति के रूप में हैं, तो उनका जो वैभव है उससे आप सब भी परिचित हों। इसी उद्देश्य के साथ हम एक साक्षात्कार के रूप में गुरु जी का जीवन परिचय आप सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। गुरु जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों को भी मैं उनसे पहले मिलवा चुका हूं और उनके ज्ञान को समझना या उसका अंदाज़ा लगाना या उसका था लगाने का प्रयास करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आकाश की ऊंचाई नापने का प्रयास करे कि आकाश कितना ऊंचा है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अनेक शास्त्रों में निष्णात हैं और 93 वर्ष की आयु होने के बाद भी 32 दांत मौजूद हैं। बहुत आराम से चना और जो भी हम लोगों को जो खाने में दिक्कत होती है, अखरोट इत्यादि, वो सब बहुत मज़े से गुरुजी पाते हैं। इसके साथ ही बिना चश्मा के गुरुदेव हमारे पेपर पढ़ लेते हैं और आज भी प्रतिदिन देश और राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनका लेखन सतत अनवरत जारी है। कहाँ से उनको इतनी ऊर्जा मिलती है, कैसे इतनी आयु होने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त और प्रसन्न हैं। इन सभी राज से भी हम लोग आज उनके मुख से ही इस राज का भी पर्दाफाश होगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं गुरुजी से। गुरुजी, मैं सबसे पहले हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, हमारे दर्शकों की ओर से भी। और आज हमारी इच्छा है कि जो ज्ञान और जैसा आपका वैभव है उससे हमारे दर्शक भी परिचित हों, इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि आपका एक साक्षात्कार प्रस्तुत किया जाए और सब लोगों के सामने लेकर के आया जाए। तो गुरुजी, इसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बाल्यकाल किस क्षेत्र में बीता है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। गुरु, मेरा जन्म झारखंड के अंतर्गत, आज के झारखंड के अंतर्गत जिला गोला, थाना सीसे के अंदर ग्राम कुलकुपी में हुआ। वह कुलकुपी ग्राम आदिवासी बहुल है। आदिवासियों की संख्या 95%। जी। तो गुरुजी, आपके माता पिता क्या नाम था और क्या करते थे? पिताजी अनेक धंधे करते थे जी। कृषि भी करते थे, पौरोहित्य भी करते थे, शिष्यवृत्ति भी करते थे, भिक्षाटन भी कर लेते थे जी। पिताजी। जी जी। माताजी तो घर की का ये सब संभालती थी। जी जी। और कुछ नहीं। जी। मुझे माता के माध्यम से मातामह के बहुत से संस्कार प्राप्त हुए। जी जी। शायद उनके संस्कारों ने मुझे आज ऐसा बनाया। जी। तो उनका नाम क्या था गुरुजी? माता पिता का भी नाम क्या है? पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कृष्णदत्त पांडे, माता का नाम विद्यावती, नाना का नाम जेतेश्वर राम मिश्र। जी। तो कहाँ उनका निवास था? ननिहाल कहाँ था आपका? ननिहाल इसी जगह है, हरमू गाँव। अच्छा अच्छा। तो आप नाना जी से जो संस्कार आपको मिला, तो आप उनके पास रहते थे क्या बचपन में? आप नहीं, वो आपके माता के माध्यम से मिला। अच्छा अच्छा। उसका संस्कार माता में पड़ा। जी जी। तो माता के माध्यम से उनका संस्कार जी मुझे मिला। जी। मेरे जन्म के 2 महीने के अंदर ही नाना ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। जैसा गुरुजी उनका नाम था विद्यावती देवी, वो बिल्कुल वैसे ही अपने नाम के अनुरूप उन्होंने आपका जन्म दिया। वो विद्यावान के रूप में, विद्यावान पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, तो उनका नाम बहुत ही सार्थक रहा जैसा मैं समझता हूँ। गुरुजी, एक चीज़ और पूछना था कि जब आपका जन्म हुआ था, किस ईस्वी सन में आपका जन्म हुआ है? ईस्वी सन क्या है जन्म का? ईस्वी सन 1930। जी। 23 मई।
जी गुरुजी 1930 का भारत, और उसमें भारत आज़ाद भी नहीं था, गुलाम था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। भारत की आज़ादी के समय आप 17-18 वर्ष की आयु के थे। लगभग मैं बालिग हो गया। जी जी। तो गुरुजी क्या अंतर पड़ा गुलामी में जो भारत जी रहा था उस समय क्या स्थिति थी भारत की, आज़ादी के बाद क्या था हुआ, और अभी कैसे आप देखते हैं भारत को? अंग्रेजों का पूरे देश में बाहुल्य था। आज़ादी से पहले सब जगह अंग्रेज मिल जाते थे देखने को। अंग्रेजों ने यहाँ भारत में अपने बहुत से जंगलों में अंग्रेज सैनिक रहते थे। जी मेरे इसी जगह कुलकुपी के पास ही कड़रा पतरा है। जी कड़रा पतरा में अंग्रेजों के बहुत से भवन थे, बड़े ही मजबूत अस्थायी आवास जो उन्होंने बनाए, इतने मजबूत बनाए थे। आज भी उन भवनों की दीवारें खड़ी, जी उनको तोड़ना आसान नहीं। तोड़ना बहुत होना चाहा लेकिन तोड़ नहीं पाए। जी एक भवन अभी भी विशाल खड़ा है दीवार रोड के किनारे। जी अंग्रेजों ने निर्माण में जो मजबूती दिखला दी भारतवासियों को, कहा क्या जाए। भारतीयों ने उसे सीखना भी पसंद नहीं किया। भारतीयों का बनाया हुआ पुल टूट जाता है, बह जाता है। ये तो गुरुजी भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, ये सब भ्रष्टाचार का नतीजा है आजकल। तो गुरुजी सामाजिक रूप से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उस समय के भारत में और अब के भारत में कितना परिवर्तन आया है? उस समय का भारत ईमानदार था, प्रमादी तो जरूर था किंतु ईमानदारी उसमें कम नहीं। दूसरी बात, वह लौकिक स्प्रिया से बहुत दूर रहता था। मुझे 50 माता पिताओं से यह सुनने का अवसर मिला, हमारा बेटा क्या नौकरी करी, काले पढ़ाओ। देखिए पढ़े कोई तो नौकरी करे कोई तो पढ़ो। हमारे बेटा के खा पी में क्या कमी है, काले पढ़ो। यानी उस समय यह एक अज्ञान फैला हुआ था कि नौकरी करनी हो तो पढ़ो, न करनी है तो पढ़ कर क्या करोगे। वह आज जो है वही अज्ञान आज भी बना हुआ है। आज थोड़ा सा वह अज्ञान बदल गया है। पढ़ोगे नहीं तो नौकरी क्या कैसे करोगे, और नौकरी नहीं करोगे तो धन कहाँ से आएगा। आज तो गुरुजी विवाह भी नहीं होता है बिना नौकरी के, धन भी नहीं होगा, विवाह भी नहीं होगा, प्रतिष्ठा भी नहीं होगी। ऐसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं बेरोजगार बिना नौकरी वाले। पहले विद्वान अच्छे होते थे जी, उच्च स्तरीय विद्वान होते थे जी। ये तो सामान्य लोगों की बात हुई, हमारा बेटा क्या ले पढ़े। किंतु भारत देश विशाल है कि बहुत क्षेत्रों में ब्राह्मण वेद वेदांत मर्मज्ञ होते थे, जी, न्याय शास्त्र के आचार्य होते थे। जी। गुरुजी आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई? 10वीं तक आपने कहाँ हैं? आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई है? उसकी भी स्कूली शिक्षा जी, इसी लोहरदगा में जी, थाना रोड में जी, सबसे पहले स्कूली शिक्षा सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला में हुई। जी, जी। उस पाठशाला में मेरा नामांकन कक्षा 3 में हुआ। अच्छा, उससे पहले की कोई कक्षा मुझे स्कूल में नहीं मिली, जी, वो घर पर ही हुई। जी, कक्षा 3 के उपयुक्त योग्यता जितनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा ही मुझे घर से मिल चुके थे। जी, जी। तो उसके बाद गुरुजी मैट्रिक कहाँ से किया आपने? 10वीं कहाँ से किया? हैं? 10वीं आपने कहाँ से किया? 10वीं तो मैंने की ही नहीं, मध्यमा किए? पर कक्षा 5 तक ही मैंने हिंदी पढ़ी है। जी, अवश्य इनमें स्तर के बहुत से बच्चों को हिंदी पढ़ाई है। जी, मैंने जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वही विस्तार से पढ़ा है। जी। ये मेरी विशेषता है।
जी। आगे फिर मध्यमा किया आपने? हैं? मध्यमा किया? रांची संस्कृत कॉलेज से जी जी। रांची संस्कृत कॉलेज में मेरा नामांकन सन 1947 में हुआ। अच्छा। नहीं, मैं भूल रहा हूँ, जी सन 1944 में हुआ। जी जी। सन 1947 में मैंने मध्यमा कर लिया। अच्छा अच्छा। और 12वीं अब उत्तर आगे मध्यमा? शास्त्री सन 1949 में और आचार्य व्याकरणाचार्य जी सन 1951 में और साहित्य शास्त्री सन 1952 में। जी। 51 में ही मैंने व्याकरणाचार्य के साथ ज्योतिष शास्त्र भी कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये सब रांची से ही हुआ है गुरुजी? हैं? रांची से ही हुआ है? हाँ, कराची से। जी जी। तो गुरुजी आप जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है, मैकाले प्रणाली जिसको कहते हैं, उसमें आप 10वीं 12वीं BA MA क्यों नहीं किए? संस्कृत वाले में क्यों आए? संस्कृत के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? इसलिए उधर मैं नहीं गया जी कि 12 वर्ष की अवस्था में ही मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले राष्ट्रद्रोही होते हैं जी और पढ़ाने वाले। जी राष्ट्रद्रोही शब्द तो मुझे मालूम नहीं था, जी किंतु उनको आज मैं राष्ट्रद्रोही कहूँगा। जी और उस समय सच्चाई और धर्म और सदाचार और शील के विरोधी जी होते हैं, यह मेरी धारणा बन गई थी। जी। बच्चों ने, अंग्रेजी स्कूल के बच्चों ने कुछ ऐसे व्यवहार 50 बार दिखलाए स्वभावतः, इसलिए और कुछ पिछला संस्कार जो मेरा जन्मांतरी ऐसा था कि उधर नहीं जाना है, उधर नहीं पढ़ना है। जी जी। क्या करेंगे उधर? जैसे हमारे देहाती लोग कहते थे कि हमारे बेटे का नौकरी करे, खाली पढ़े। वो भाव मेरे मन में भी था, कोई नौकरी थोड़ी कर जाएगी अंग्रेजी पढ़े, ये बात। जी गुरुजी, आप अपना अध्ययन को पुष्ट करने के लिए भारत के किन किन क्षेत्रों में गए? किन किन क्षेत्रों में आपका रहना हुआ अध्ययन के उद्देश्य से? अध्ययन की पुष्टि तो अभी भी जारी है। जी यह मेरा निसर्ग है। जी और रांची संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय मध्यमा तृतीय खंड में कोर्स में तर्क संग्रह था और उसके विकल्प में काव्य दीपिका थी। जी मैंने अपने गुरुजनों से कहा कि मुझे तर्क संग्रह पढ़ना है। गुरुजनों ने कह दिया कठिन है, नहीं पढ़ पाओगे, इसको छोड़ दो, काव्य दीपिका पढ़ लो। तब मैंने काव्य दीपिका पढ़ ली किंतु मेरे हृदय में बात जम गई। इन्होंने कह दिया कि ये तर्क संग्रह कठिन है। कितना कठिन है मुझे तो देखना ही। जी जी। ये बात बाल बुद्धि के हृदय में जमी हुई थी। किंतु जब आचार्य करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के उद्देश्य से वृंदावन गया जी, और वृंदावन जाने के लिए एक प्रेरक सज्जन मिल गए थे, छात्र। रांची संस्कृत कॉलेज में एक छात्र थे, उन्होंने कह दिया कि वृंदावन में भागवत पढ़ाया जाता है जी। और जब मैं 14 वर्ष का था तो मुझे गीता कंठस्थ करने के पुरस्कार के रूप में श्रीमद् भागवत गुटका मिला था। अच्छा, 14 वर्ष की आयु में आपने गीता कंठस्थ कर लिया था? कंठस्थ एक एक अध्याय कंठस्थ करके सुनाना पड़ता था। जी जी जी। सुनाया जाता था और सुनाने में पुरस्कार मिलता था जी। तो दूसरा अध्याय में 72 श्लोक है जी। वही मैंने पहली बार सुनाया। अब तब से लेकर 7वें अध्याय तक पहली बार प्रथम पुरस्कार गीता कंठस्थ करने में प्रथम पुरस्कार ही मुझे मिलता रहा। 8वें वर्ष में 8वां अध्याय कंठस्थ मैंने कर लिया जी। किंतु जब मैं सुनाने के लिए चला
तो समझ गया मैं सुनाऊंगा तो प्रथम पुरस्कार तो मुझे मिलेगा ही। 7 वर्षों तक प्रथम पुरस्कार मैंने लिया, अब किसी दूसरे बच्चे को मौका देना चाहिए। मैं नहीं सुनाऊंगा, कोई सुनाएगा, उसको प्रथम पुरस्कार मिल जाएगा। और मैंने जो यह कंठस्थ किया इसका पुरस्कार यही होगा कि इस 8वें अध्याय को मैं साल भर याद रखूंगा। तो मैं गया वहां सुनाने, और भी बच्चे सुनाने गए थे। मुझे कहा गया बोलो, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मैं सुनने आया हूँ। तो और बच्चों को कहा गया, उनमें जो भी कोई बच्चा योग्य रहा उसको पुरस्कार मिला। मैंने तो पुरस्कार लिया ही जी। तो वृंदावन में आप गए अध्ययन के लिए, तो उसमें लिखा हुआ था भागवत में, विद्यावताम भागवते परीक्षा। जी जी। विद्यावानों की परीक्षा भागवत में होती है। अब पिताजी कहते थे तुमको भागवत मिला है पुरस्कार, मुझे पढ़कर सुनाओ जी। तब उनको पढ़कर सुनाता था। कहते थे इसका माने बताओ, अमुक अमुक इस श्लोक का माने बताओ। क्या कि मान जो समझ में नहीं आ रहे हैं, माने समझ में नहीं आ रहा है, महाभाष्य पढ़े हो, भागवत नहीं समझ रहे। अब उनको मैं क्या जवाब देता, समझ तो नहीं रहा था। महाभाष्य पढ़ा भी था, महाभाष्य सामान्य नहीं पढ़ा था। मैं अपने साथियों को या बराबर वालों को, छात्रों को अच्छी तरह से महाभाष्य ही नहीं, आचार्य पर्यंत आचार्य के सभी ग्रंथ पढ़ा सकता था, अच्छी तरह से पढ़ा जी। फिर भी भागवत समझ में नहीं आता था जी। इसलिए भागवत पढ़ने के लिए पता चला कि नहीं वहाँ भागवत पढ़ाया जाता है जी। छात्रवृत्ति में मिलती है, आवास में मिलता है। तो ये सुन करके मैं वृंदावन चला गया जी। मुझे वृंदावन जाने में बहुतों ने कुछ आर्थिक सहयोग दिया। माताएं बहुत प्रसन्न हुई कि हमारा एक बच्चा वृंदावन जा रहा है भागवत पढ़ने के लिए। हमारे नाना भागवत के 10 अध्यायों का पाठ प्रतिदिन करते थे जी। और पाठ के अंत में निगम कल्पतरोर्गलितम फलम बड़े राग से पढ़ते थे। मैं क्या जानूं पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मेरे जन्म के 2 ही महीने के बाद में, किंतु मेरी नानी को पता था। मेरी नानी सुनती थी, मेरी नानी अक्षर नहीं पहचानती थी, किंतु उनका भागवत पाठ का वो श्लोक याद रखते थे। याद कितना याद था, केवल स्वर याद था। निगम ये 3 अक्षर भी उनको याद नहीं थे। इतना जरूर था कि नानी जानते थे कि वो जो श्लोक पढ़ते थे वो मुझे भी याद होना चाहिए। जब मैं 25 साल का हो गया तो नानी ने कहा कि नाना तुम्हारे जो श्लोक बोलते थे वो मुझे सुनाओ। मैं कैसे सुनाऊं, मुझे क्या पता है क्या बोलते थे। नहीं तुम जानते हो, तुम पढ़ो तो भागवत के 1-2 श्लोक 3 श्लोक मैंने पढ़ दिया। अंत में निगम कल्प करो। जब निगम कल्प करो मैंने पढ़ा गया, यही तुम्हारे नाना बोलते थे। इसको 2-3 बार सुना, 2-3 बार सुनाया, नानी जी ने श्लोक कंठस्थ कर लिए। वाह। मेरी नानी शायद नाना से अधिक सहृदय थी, दया की मूर्ति थी और मानव मात्र पर दया करते थे। उन पर दया करते थे जो उससे चिढ़ते थे, जो उनको परेशान करते थे, जो उनका अपमान करते थे, जो उनके साथ धोखेबाजी करते थे। धोखेबाजी वो जानती थी लेकिन उस पर दया में कमी नहीं आती थी। ये उनकी प्रकृति थी। नानी की कृपा भी मुझे भरपूर मिली है।
नाना के संस्कार मुझे मिले हैं। जी ये नाना नानी के संस्कार ने मुझे वृंदावन पहुंचाया। जी वृंदावन पहुंचने पर जी पता चला कि भागवत ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, इसके तो वेदांत पढ़ना हो। जी ऐसे समझ में तो आया मुझे। भागवत मैंने पढ़ा 4-4.5 महीना, और 4.5 महीना पढ़ने के बाद मैं समझ गया जितना मैंने पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है, बाकी जो नहीं पढ़ा तो मैं लगा लूँगा। जी ये सोच करके फिर मैं रांची लौट आया। जी। और रांची संस्कृत कॉलेज में दोबारा पढ़ने की इच्छा हुई तो मैंने साहित्य शास्त्री का फॉर्म भर दिया। जी 1.5 महीना मैंने रह करके साहित्य का पाठ सुना। जी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा साहित्य के विद्यार्थियों के साथ बैठ करके उनका पाठ सुनना। ये उनको संस्कार नहीं था, और उनको जो समझना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो खेल। मैंने कहा इनसे इनके साथ क्या पढ़ना है। अब गुरुदेव तो उन्हीं को पढ़ाते थे। यार इसे ठीक हो जाएगा, तो मैंने अपने स्वयं लगाया। फिर नौकरी मुझे लगी हाई स्कूल की। अच्छा। उसी साल हाई स्कूल की नौकरी लग गई, तो नौकरी भी मैं करने लगा, और परीक्षा भी फॉर्म भर दिया था। परीक्षा भी दी और अच्छे नंबरों से शास्त्री पास हो गए। आगे आचार्य की परीक्षा देने की इच्छा मुझे नहीं हुई, क्योंकि साहित्य के नई उम्र में वो थोड़ा श्रृंगारिक श्लोक बहुत से थे, मुझे श्रृंगारिक श्लोक पढ़ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने परीक्षा नहीं दी, आगे की पढ़ाई नहीं की। आगे की पढ़ाई मैंने तो नहीं की, किंतु जिन्होंने आगे की पढ़ाई की, साहित्याचार्य किया, PhD भी किया, ऐसे बहुत लोग मिले मुझे। वो कोई भी उनमें से साहित्यिक व्युत्पत्ति में मेरे बराबर नहीं हुए, अधिक क्या होते। जी। फिर आप वेदांत पढ़ने की इच्छा हुई तो वेदांत पढ़ने कहाँ गए? वेदांत पढ़ने कहाँ गए? वेदांत में हमारे एक आचार्य रहे हैं जी। एक जन्म से ही साधु रहे हैं जी। उनका चित्र यहाँ है, जी। वो तुम देख सकते हो। जी। और आगे है वो ये है, ये हमारे सारी विद्याओं के। ऐसे करके दर्शकों को दिखा दीजिए। जी जी, मैं इसको लगा भी दूंगा इसमें। जी। इन्होंने मुझे सारी विद्याओं के रहस्य बताए। जी जी। ये इनका स्वभाव था जी। साधु जीवन में रहना जी। और शास्त्रों का परिशीलन करते रहना। जी।